शुभ संध्या। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित जो है प्रश्न आपको बीए फर्स्ट ईयर और 12th में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और समझने का प्रयास करेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को तो 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चारों के माध्यम से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ की बात करें, धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी में हम सबसे पहले रखेंगे वेद। भारत के सबसे प्राचीन कोई धर्म ग्रंथ है तो वह है वेद। और वेद के संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है और वेद जो है 4 है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यह भी ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। वेदों को हम यहाँ पे क्रम से लिखे हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहां पर इसके जो है, तेजी में बोल रहे हैं ना, यहां पर इसके उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद के उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद और सामवेद के उपवेद हो जाएगा गंधर्ववेद, अथर्ववेद के उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद। तो मेन जो प्रश्न बनता है, जो पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास के स्रोत वेद से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखेंगे, वेद से किसके बारे में, आर्य के राजनीतिक प्रणाली और उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बस इतना ही आपको लिखना है। इसमें थोड़ा वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना और प्रमाणिक वेद जो है ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद कहा जाए तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें 10 मंडल, 10,128 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी कि मंत्र है। और इसमें 10 जो मंडल हैं, 10 मंडल को यहाँ पे नहीं लिखा हूं, जो इंपोर्टेंट है उसी मंडल को लिखे हैं। जैसे में तीसरे मंडल पूछ देता है प्रश्न में कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरा जो मंडल है इसके लेखक हो जाते हैं, यानी कि रचनाकार हो जाते हैं कौन, विश्वामित्र हो जाते हैं। उसी तरह इसके 9वें मंडल सोमदेव देवता से संबंधित है और इसके रचनाकार हो जाते हैं अंगिरस। इसके 8वें मंडल, सबसे इंपोर्टेंट जो मंडल 8 है, इसमें जो ऋचाएं लिखी गई है ये हाथ से लिखी गई है, इसलिए इसको हस्तलिखित ऋचाएं कहा जाता है। जो मंत्र लिखा गया है वो हाथ से लिखा गया है। और पूछता है कि 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो उसको खील कहा जाता है। 8वें मंडल के रचयिता हो जाते हैं आपके कौरव और अंगिरस हो जाते हैं। फिर उसके बाद मंडल 10 में आते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त के अनुसार जो है 4 वर्ण आदि पुरुष यानी कि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा का नाम जो है वेद में कहीं भी ब्रह्मा नहीं मिलता है, आदि पुरुष मिलता है, ध्यान रखें। ठीक है, ब्रह्मा का नाम कभी भी वेद में कहीं भी इसका नाम वर्णित नहीं। तो 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। 4 वर्ण जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से, और जो शूद्र था वैश्य जो था उसका उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुआ। और इसी के अनुसार सबके कर्म भी अलग अलग बांट दिया गया। जैसे ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना, और जो क्षत्रिय का था वो क्षत्रिय का काम क्या था, युद्ध करना, रक्षा करना। वैश्य और शूद्र का काम था बाकी इन तीनों की सेवा करना। तो उस समय कर्म आधारित थी, जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय कर्म पे आधारित थी। अब क्या है, किस पे आधारित हो गया, जन्म पे आधारित हो गया। इतना ध्यान रखेंगे ऋग्वेद से। उसके बाद आता है यजुर्वेद की बात करें। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के विधि विधान के बारे में जो भी मंत्र अगर कहा जाए विधि विधान वाला मंत्र, वो जो है यजुर्वेद में है। यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद। इसमें
यह जो इसमें जो ऋचाएं हैं या फिर कह लीजिए कि जो भी मंत्र है वो गद और पद दोनों में, यानी कि गद्यात्मक भी है और पद्यात्मक भी है। गद्यात्मक बोले तो गद के रूप में यानी कि कहानी नुमा, और पद्यात्मक बोले तो श्लोक, चौपाई या फिर सोठा के रूप में जो होता है उसको हम पद्यात्मक बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे किसमें, यजुर्वेद में। उसके बाद सामवेद। सामवेद जिसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, इसमें जो भी ऋचाएं लिखा गया है, जो भी मंत्र है, वह गायन करने वाला मंत्र है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित यह वेद है अथर्ववेद। इसमें 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। इसी में जादू टोना का वर्णन मिलता है। यह भी प्रश्न पूछता है कि जादू टोना वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है, इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां यानी कि सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां इसमें कही गई है। ये सब सारी चीजें नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इसको हम ध्यान रखेंगे। बस ध्यान रखेंगे क्या, वेद से किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो आर्य के इतिहास के बारे में और उसके राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। ये हो गया, स्रोत पूछ रहा है तो स्रोत ही देंगे। उसके बाद हम बात करें वेदांत के बारे में। वेद को समझने के लिए 6 वेदांत की रचना की गई, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। जब तक हम वेदांगों को भली भांति नहीं समझेंगे तब तक हम वेदों को नहीं समझ सकते हैं। फिर उसके बाद करें पुराण। पुराण जो है उससे भी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। पुराण जो है, टोटल पुराण जो है 18 है। उसमें सबसे बड़ा और प्रमाणिक पुराण है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे बड़ा पुराण है और प्रमाणिक पुराण है। लेकिन 18 पुराण जो है, 18 पुराण है, सभी पुराणों में राजाओं की वंशावली नहीं पाई जाती है, यानी कि राजाओं के बारे में या फिर इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ 5 पुराणों में ही राजाओं के वंशावली ज्ञात होते हैं। मत्स्य पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया। इन सब पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है, यानी कि इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम पुराण के बारे में इतना लिख देंगे, बस जितना आता है उतना हम लिख देंगे पुराणों के बारे में। अगर बात करें तो महाभारत से भी जानकारी मिलती है। महाभारत से क्या हो, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी एक धर्म ग्रंथ हो गया। इसके अलावा रामायण हो गया, रामायण भी धार्मिक ग्रंथ है, तो उससे भी वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अब ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें। ऐतिहासिक ग्रंथ में एक जातक मेन है, वही लिखे हैं जातक। इसमें जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है कि उसके बाद जन्म क्या हो, कैसे हो, ऐसे वर्णन इसमें किया गया है। एक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जैन धर्म के इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। नाम खाली याद रखेंगे और किसका स्रोत है। कल्पसूत्र से जैनों के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से परिचित है। चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र इनके लेखक हो जाते हैं। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो अर्थशास्त्र किताब है वह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, इसको हम ध्यान रखेंगे। राजतरंगिणी जो कि कलहन ने लिखा, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो भी ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। ये कह रहा है कि इतिहास के बारे में कैसे पता करें, स्रोत क्या क्या है, तो ये सब स्रोत हो सकते हैं। आगे अली अहमद का चचनामा, एक ग्रंथ है चचनामा जिसको लिखा अली अहमद। इससे अरबों के सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। अरबर लोग जो है सिंध पर कैसे विजय प्राप्त किए उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें, चचनामा में। एक अष्टाध्यायी है पाणिनि का, पाणिनि का अष्टाध्यायी, इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे, अष्टाध्यायी से। जैसे अर्थशास्त्र से मिलता है उसी तरह से अष्टाध्यायी से भी मिलता है। एक कात्यायन की गार्गी संहिता है, इंपोर्टेंट है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये गार्गी संहिता। इससे भारत में होने वाले यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, बाकी दूसरा कोई स्रोत नहीं है। महाभाष्य, पुष्यमित्र शुंग ने एक रचना की महाभाष्य, इससे शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी ये पतंजलि है ना, रामदेव बाबा पतंजलि के जो पुरोहित हो जाते हैं यही पुष्यमित्र शुंग ही होते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने महाभाष्य की रचना की और महाभाष्य से किसके बारे में जानकारी मिलती है, शुंगों के इतिहास के बारे में, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है।
ये हो गया आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। अब आते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, यानी कि विदेशी से क्या जानकारी मिलता है, क्या कहता है विदेशी। तो इसमें ये सब जो है यूनान के जो भी विदेशी यात्री थे, ये सब यूनान के लिखे हुए, अलग अलग देश के, अभी चाइना का बाकी है, अरब का बाकी है, सब बताना होगा। यूनान में बात किया जाए तो टेसियस जो था यूनान का वैद्य था। वैद्य समझते हैं, तो वैद्य था टेसियस। ये भी इसके बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, लेकिन वो आश्चर्यचकित इतिहास के बारे में बताता है। लोग जल्दी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। एक हेरोडोटस से परिचित है, इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इसकी एक पुस्तक है क्या, हिस्टोरिया, बहुत इंपोर्टेंट है, हिस्टोरिया पुस्तक है। इससे पता चलता है कि भारत और फारस के बीच संबंध कैसा था। उसके फारस बोलते हैं वर्तमान ईरान, भारत और ईरान के बीच उस समय संबंध कैसा था, उसके बारे में जानकारी किसमें मिलता है, हिस्टोरिया में मिलता है। हिस्टोरिया के लेखक कौन हो जाते हैं, हेरोडोटस हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद निरियाकस, जो सिकंदर के साथ आया था, निरियाकस, वो भी बताता है भारतीय इतिहास के बारे में। मेगास्थनीज से परिचित है आप। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसके दरबार में एक पुस्तिका की रचना की थी। नाम क्या था उसका, इंडिका की रचना कौन किया था, मेगास्थनीज करता है, इंपोर्टेंट है, इंडिका लिखता है। इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है डाइमेकस जो है सीरिया के जो राजा थे, आंटियोकस, इसका राजदूत था। ये बिंदुसार के दरबार में आया था, और ये भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तो ये रहा विदेशियों का विवरण। विदेशियों में ये यूनान के हो गए, ठीक है, यूनान के हो गए। अब हम चाइना में बात करेंगे, फाहियान, इत्सिंग, हुएनसांग के बारे में। इसके अलावा अरब के थे इब्न बतूता वगैरह, इन सब के बारे में अब चर्चा करते हैं। विदेशियों के विवरण में देखे थे यूनान के। अब देखते हैं चीनी यात्री क्या करते हैं। चीनी यात्री में याद रखेंगे नाम फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। और फाहियान किसके बारे में जानकारी देता है, तो मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी कौन देता है, फाहियान देता है। कहाँ के यात्री है फाहियान, चीनी यात्री है, चीन के। फिर बात करें हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आता है, हर्षवर्धन के शासन काल में आता है, और यहाँ पे लगभग 14-15 साल यहाँ पे भारत में रहता है। और ये जानकारी किसके बारे में देता है, हर्षकालीन समाज के बारे में जानकारी देता है, इतिहास के बारे में जानकारी देता है। कौन, हुएनसांग देता है। हुएन हर्ष याद रखेंगे, इनमें कंफ्यूज ज्यादा होता है। हुएनसांग हर्षवर्धन के बारे में। फाहियान एमपी मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। एक है ईद सिंह 7वीं शताब्दी में आया। ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देता है। अब अरबी लेखक में कुछ लेखक हैं, सबसे महत्वपूर्ण अलबरूनी, ये गजनी के साथ भारत आया था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी अरबी भाषा में, किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद कहा गया। तो ये भी नाम पूछ दे, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। इसके लेखक कौन हो जाते हैं, अलबरूनी हो जाते हैं। तो भारत के सांस्कृतिक के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है। इसका अर्थ हो जाता है भारत की खोज। किताब उल हिंद के लेखक हो जाते हैं अलबरूनी, और किताब उल हिंद के अगर अर्थ बताया गया तो इसका होता है भारत की खोज। इब्न बतूता, इसका यात्रा वृतांत है रेहला से भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में जानकारी मिलती है। ये हो गई विदेशियों का विवरण, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व यानी कि पुरातत्व की कुछ साक्ष्य मिले हैं अभिलेख के रूप में। एक अभिलेख है बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर कहा गया ना, अभिलेख है बोगाज कोई, एशिया माइनर से 4 देवता है, 5 देवता है। वैदिक देवता जो मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार, इन चारों देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है यवन राजदूत होलियोडोरस, ध्यान रखेंगे होलियोडोरस के
वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होती है। इसको वेशनगर विदिशा बोला जाता है, गरुड़ स्तंभ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और भारतवर्ष का पहला जिक्र हुआ वह हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। भारतवर्ष का पहला जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। दुर्भिक्ष की जानकारी सहगौरा अभिलेख से प्राप्त होता है। दुर्भिक्षों के बारे में जानकारी मिलता है किससे? सहगौरा अभिलेख से। सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है ईरन अभिलेख से। ईरन अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ पे सती प्रथा ऐसी कुप्रथा थी। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है अभिलेखों पे आधारित है, ध्यान रखेंगे। सातवाहन का बुर्ज होम यानी कि बुर्ज होम अभिलेख से गर्तावास घर का साक्ष्य मिला है। उसके बारे में पता चलता है कि गर्तावास घर था। गर्तावास घर यानी कि अंडरग्राउंड जिसको बोलते हैं, भूमि के अंदर घर मिला और उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी इसमें। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा से पता लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है संगीत प्रेमी होंगे। तो किससे प्रमाण मिलता क्या है? किससे मिलता है? तो मुद्रा से मिलता है, सिक्का से मिलता है। सिक्का को भी हम अभिलेख में ही रखेंगे। अब कुछ अभिलेख है और शासक से जुड़े हैं, जैसे में हाथी गुफा अभिलेख। ये पहला अभिलेख है जो तिथि रहित है, इस पे तिथि को लिखा गया है। कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। इसके अलावा जूनागढ़ जिसको गिरनार अभिलेख कहा गया, ये रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये होल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंद गुप्त शासक से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख यह बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ध्यान रखिए। ध्यान रखिए, हमको भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में लिखना है, तो स्रोत में हम ज्यादा कुछ चर्चा न करेंगे। इसमें कुछ चीजें जो है हम याद रखेंगे। अभिलेख से वैदिक देवता के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख है जिससे में हाथी गुफा अभिलेख, इससे क्या भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। बिना बजाती हुई मुद्रा के सिक्के से प्रमाण मिलता है, उससे साक्ष्य से पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी होगा, ऐसे अभिलेखों से पता चलता है। तो जो मेन होगा उसको हम ध्यान रखेंगे। ये हो गया विदेशियों का विवरण। तो ये हो गया भारत के क्या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी। कितने स्रोत हो गए? 4 स्रोत हो गए। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो गए।